हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्मी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 2 के जितने भी हमारे अभ्यास के क्वेश्चन हैं हम उनको करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि इसके अंदर बोला गया है कि निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके हमें जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। तो आपको पता है, हमने जैसे कि दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि परपट्टी जो हमारी पहली परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है ये वाली, और फिर उसके बाद आता है आंतरिक परत जो होती है मेंटल, जैसे ये हो गया, और क्रोड होती है तीसरी परत। तो हमारी परपट्टी, मेंटल, क्रोड, ये हमारी क्या होंगी, 3 परतें होगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हो किस तरह से इसकी परतें होती हैं। सबसे आंतरिक जो लाल लाल है ये हमारी क्रोड है, फिर पीला पीला ये हमारा मेंटल है, और जो है ये नारंगी रंग का ये हमारा है परपट्टी। तो इस तरह से आप तीनों परतों को अच्छे से याद रख सकते हो, परपट्टी, मेंटल, क्रोड, इस तरह से। आइए चलते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो खा है उसमें कह रहा है कि सेल क्या है। सेल से क्या मतलब है ये पूछा गया है कि आखिरकार सेल कहते हैं किसे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है वो कई सारे खनिजों से बनी होती है। तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो पृथ्वी की परपट्टी जिनसे बनी होती है यानी खनिज पदार्थों से बनी होती है, तो ये खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और जब ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं एक सेल के रूप में, एक पिंड के रूप में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल। यानी जैसे आपने देखा होगा कि जो कोयला होता है वो हमें कहाँ मिलता है, खदानों में मिलता है। वो खदानें जो होती हैं वो चट्टानें ही तो होती हैं, उन चट्टानों में कोयला भी होता है और भी बहुत सारे खनिज होते हैं। तो वो किससे बने हैं, खनिजों से बने हुए हैं, और वो इकट्ठे जो एक पिंड के रूप में मिल जाते हैं तो वो एक सेल बनाते हैं। अतः पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है, यानी कि जो पृथ्वी की भूमि है, ऊपरी परत परपट्टी, वो कई सारे सेलों से बनी है जिनका रंग अलग होता है। कोई लाल होता है, कोई देखो भूरा रंग का होता है, कोई काले रंग का होता है, और उनका देखो जो गठन होता है यानी कि जो बनने की प्रक्रिया होती है वो भी अलग अलग होती है। तो सेल किसे कहते हैं कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है समझते हुए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखिए। तो अभी हमसे पूछा था पहले कि 3 प्रकार की जो हमारी परतें हैं पृथ्वी की वो बताइए। अब पूछ रहा है कि जो हमारी सेलें होती हैं उनके नाम बताइए। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारी जो प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल होती है वो होती है आग्नेय सेल। इसको प्राथमिक सेल भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण होता है, किसके द्वारा, लावा के द्वारा। जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो आग्नेय सेल सबसे पहले बनती है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी आती है अपसादी सेल, यानी आग्नेय सेल जब टूट फूट कर बहुत सारे टुकड़ों में जमा हो जाती है और समय के साथ उस पर दबाव पड़ता है तो किसका निर्माण करती है, हमारी अपसादी सेल का। फिर उसके बाद होता है कायंत्री सेल का निर्माण, जब आग्नेय सेल से भी डायरेक्ट कायंत्री सेल बन सकती है और अपसादी सेल से भी बन सकती है। तो आपको 3 सेलों के नाम याद रखना है, आग्नेय सेल, अपसादी सेल और कायांतरित सेल। अब क्या होता है कि जो सेलें होती हैं वो भी निर्माण के आधार पर 2 तरह की होती हैं, एक होती है बहिर्वेदी और एक होती है अंतर्वेदी। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है घा के अंदर कि बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। तो हमें बताना कि आखिरकार ये 2 प्रकार की सेलें होती हैं, इनका निर्माण यानी कि बनती कैसे हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो आपको ब्लू कलर से मिल जाएगा, इसके अंदर आपको बहिर्वेदी सेलें यानी बाहर जो बनती हैं सेलें उनके बारे में बताया गया है। बाहर का मतलब हो गया कि पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी की जो परत है उससे बाहर जो बनती हैं। तो बहिर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बनने के कारण होता है। यानी कि ये सेलें कब बनती हैं, जब द्रवित लावा यानी कि जो द्रव अवस्था में यानी कि तरल अवस्था में जो लावा होता है, बिल्कुल वैसा पतला पतला सा लावा होता है जब निकलता है ज़मीन के अंदर से तो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, और सतह पर आते ही वो बड़ी तेज़ी से ठंडा होता है, और ठंडा होते ही वो ठोस बनने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारी बहिर्वेदी सेल का निर्माण होता है। इसी तरह से जो अंतर्वेदी सेल होती है वो जब बनती है जब वो द्रवित लावा बाहर निकल ही नहीं पाता, वो भूपरपट्टी यानी कि जो हमारी परत है पृथ्वी की उसके अंदर ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको अगर कुछ कारणों से रास्ता नहीं मिल पाता या फिर वो लावा देखो इतना ज़्यादा उसको पावर नहीं मिल पाती है, दबाव कम होता है और बाहर ना निकलने की वजह से वो अंदर ही भूपरपट्टी के जम जाता है। इसी को कहते हैं हम अंतर्वेदी सेल। तो हमारी कितनी तरह की सेल होगी, एक होगी हमारी बहिर्वेदी सेल और दूसरी होगी अंतर्वेदी सेल। ये है निर्माण के आधार पर इनका विभाजन। प्रश्न चा के अंदर
पूछ रहा है कि शैल चक्र से आप क्या समझते हैं। आपने सुना होगा कि जल चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो जल चक्र में क्या होता है कि सबसे पहले जल होता है, वो भाप बन के आसमान में जाता है, दोबारा आसमान से जब बारिश होती है तो दोबारा जल बन जाता है। इसी तरह से जो शैल चक्र होती है इसका भी यही होता है कि शैल जो होती है अलग अलग चीज़ों में परिवर्तित होकर वापस वही बन जाती है जो पहले थी। जैसे कि आप यहाँ पर समझोगे, सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो मैग्मा होता है जब पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। जब आग्नेय शैल कुछ कारणों से टूट फूट जाती है या फिर उसके टुकड़े होते हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं तो हम उनको अवसाद कैसे कहते हैं। अवसाद का मतलब होता है कि जो कूड़ा कचरा होता है उसको कहते हैं अवसाद। वही अवसाद यानी कूड़ा कचरा जब बहुत दिनों तक आपस में एक जगह पे इकट्ठा होते रहता है तो उसके ऊपर दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से वो आपस में ठोस बन जाते हैं, जिसको हम अवसादी शैल कहते हैं। अब अवसादी शैल पे भी बहुत ज़्यादा दबाव अगर पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही पड़ता है, तो वो डायरेक्ट मैग्मा बन सकता है। अगर मैग्मा नहीं बनता है तो वो एक दूसरी शैल का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं कायांतरित शैल। अब कायांतरित शैल में भी अगर दबाव पड़ता है तो वो दोबारा मैग्मा बन जाती है। तो दबाव जब बहुत ज़्यादा उच्च घनत्व या फिर बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पड़ता है ना, तो ये जो शैलें होती हैं अपना रूप बदल लेती हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि सबसे पहले मैग्मा था, फिर आग्नेय शैल का निर्माण हुआ, उसके बाद अवसादी शैल का निर्माण हुआ और उसके बाद कायांतरित शैल का निर्माण हुआ, फिर से दोबारा हमारा मैग्मा बन गया। तो ये क्या एक चक्र दर्शाता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं शैल चक्र। तो कुछ इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, कुछ निश्चित दशाओं में, निश्चित दशाएं क्या होंगी कि जो तापमान होगा बहुत ज़्यादा होगा, दबाव होगा, घनत्व होगा बहुत ज़्यादा होगा, ये हमारी कुछ निश्चित दशाएं होंगी कि इनमें एक प्रकार की शैल का दूसरे प्रकार की शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो वो निश्चित दशाएं कौन कौन सी हो जाती हैं कि तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी तो ये पिघलेंगे, और दबाव जब बनेगा तभी तो ये दूसरे शैल के रूप में परिवर्तित होंगे। तो कुछ निश्चित दिशा में एक प्रकार की शैल का दूसरे प्रकार की शैल में परिवर्तित होने की क्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमने देखा कि हमारे जो शैल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो आखिरकार हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इनके उपयोग क्या हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शैलों के क्या उपयोग हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी शैलों के बारे में पूछे तो हमें उसके अंदर खनिजों के बारे में भी बताना है। क्यों, क्योंकि जो शैलों का निर्माण होता है वो खनिजों से भी तो होता है। शैलों में खनिज पाए जाते हैं, ना कि खनिजों में शैल पाए जाते हैं। इसीलिए जहाँ शैल के बारे में बात होगी वहाँ पर खनिजों के बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिरकार कुछ शैल ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, उनका उपयोग हम भवन के रूप में, सड़क एवं इमारत के लिए बनाने के लिए करते हैं। तो आखिरकार इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पहली लाइन लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि शैलों के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहले तो ये लिख देना है, फिर नंबर 1 में डालना कि कठोर शैलों का उपयोग भवन, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा लाल किला है, लाल किला किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। वो पत्थर क्या है, वो भी तो एक शैल ही है। इसी तरह से ताजमहल बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, वो भी क्या है, एक तरह की शैल है। तो ये सारे के सारे कठोर शैलों के उदाहरण हैं जिनका उपयोग हमने इमारत बनाने के लिए किया है। इसी तरह से सड़क बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पत्थर का यूज़ करते हैं। उस पत्थर को भी क्या कहेंगे, हम शैल ही तो कहेंगे, वो भी तो एक तरह की शैल है। इसी तरह से शैल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो होता है खनिजों का, वो ईंधन के रूप में होता है, औषधि के रूप में होता है, उद्योग एवं उर्वरक के रूप में होता है। उदाहरण के लिए जैसे खनिज हो गया लोहा, हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे के सारे खनिज ही तो हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न चीज़ों में करते हैं। पेट्रोलियम होता है, कोयले से हम ईंधन प्राप्त करते हैं, लोहा हमारे लिए कितने काम का होता है, उद्योगों में यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे हमारे जो खनिज हैं वो शैलों में पाए जाते हैं, इसीलिए शैलों के बहुत सारे उपयोग हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न जा के अंदर पूछ रहा है कि कायांतरित शैल किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि 3 तरह की शैलें होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। उनमें से जो लास्ट की शैल है उसकी परिभाषा पूछ ली है, तो आपको इसकी परिभाषा तो आनी चाहिए, साथ ही साथ बाकी 2 जो शैलें हैं उनकी भी परिभाषा आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कायांतरित शैल है इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आग्नेय एवं अवसादी शैलों पर अत्यधिक ताप यानी कि तापमान एवं दाब पड़ता है यानी दबाव पड़ता है तो वह एक नए शैल में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा है, क्या है कि जो हमारी पहली आग्नेय शैल होती है और दूसरी अवसादी शैल होती है, उन पे अगर अत्यधिक
ताप यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान उनका बढ़ जाता है और उन पर दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके ऊपर, तो वो एक नई तरह की सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। वो उसको सहन नहीं कर पाती, कहती भैया मैं इतना तापमान और दबाव नहीं सहन कर पाऊँगी, मैं अलग बदल जाती हूँ। तो वो अलग ही बदल जाती है, अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है, इसीलिए उसको कहते हैं कायांतरित सेल। काया का मतलब होता है शरीर और अंतरित का मतलब होता है उसको परिवर्तन कर लेना, यानी कि वो अपने शरीर को परिवर्तित कर लेती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए हमने एक चित्र दे रखा है कि हमारी कायांतरित सेल है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पिघल गया है, इस तरह से जो दिख रहा है ना, इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। दबाव यानी कि जब इसका तापमान बढ़ गया था तो ये पिघल गया होगा चट्टान, और जब दबाव पड़ा तो ये ऐसा लग रहा है कि दबाव पड़ने से जम गया बाद में और फिर एक तरह का नया सेल बन चुका है। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि कायांतरित सेल किसे कहते हैं। इसके साथ साथ आपको जो आग्नेय सेल होती है और अपसादी सेल होती है उसकी परिभाषा भी याद करनी चाहिए। दोस्तों अब तक हमने क्वेश्चन 1 के काखा का को सॉल्व किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2, जिसके अंदर कह रहा है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अंदर वो सही ऑप्शन क्या है जो कि पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं का को। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल, यानी हमें वो सेल बताना है जो द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से बनता है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक सेल होती है वो हमारी आग्नेय सेल होती है, यही हमारी किससे बनती है, द्रवित मैग्मा से बनती है। तो आग होती है हमारा जो द्रवित मैग्मा, एक तरह से आग ही होता है जो कि आग्नेय सेल का निर्माण करता है। तो आ से आग और आग से आग्नेय, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। फिर खा हो गया कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो परपट्टी सबसे भारी होती है और जो हमारी क्रोड होती है वो सबसे भीतरी परत होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्रोड। जो मेंटल होती है वो इन दोनों के बीच में आती है, तो ये नहीं होगा, हमारा क्रोड इसका आंसर हो जाएगा। फिर सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, तो ये सारे के सारे खनिज के उदाहरण हैं। जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें हमारा सोना भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है और कोयला भी आता है। इसके बाद आता है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, यानी हमें वो सेल बतानी जिसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि जो सबसे पहले आग्नेय सेल बनती है, अभी हमने यहाँ पर देखा आग्नेय सेल जो होती है वो टूट फूट कर क्या होता है कि कांतित सेल में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब टूट फूट कर वो दूसरी जगह जब जमा हो रही होती है तो उसके साथ कई सारे जानवर के हड्डी वगैरह होती हैं, फिर कुछ या फिर जिंदा जानवर या मरे हुए जानवर फंस जाते हैं और उसमें दब जाते हैं, तो उसके अवशेष रह जाते हैं जिनको हम जीवाश्म कहते हैं। तो इस तरह से जो हमें मिलते हैं उनके अवशेष वो कायांतरित सेल में ही दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कायांतरित सेल। फिर आता है चा कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, यानी कि वह परत जो हमारी सबसे पतली है। तो आपने देखा कि जो हमारी क्रोड होती है वो तो सबसे बाहरी आंतरिक परत होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। फिर मेंटल आती है उसके ऊपर, और सबसे ऊपरी जो परत होती है वो सबसे पतली होती है, जिसको कहते हैं हम परपट्टी। तो हमारी जो सबसे पतली परत पृथ्वी की है वो हमारी परपट्टी है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसमें कई सारे सेल पाए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर कह रहा है कि स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जोड़े बनाने हैं, का आंसर सही क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हम इस तरह से मिला के देखने वाले हैं, इसका ये होगा इसका ये होगा, इस तरह से हम मिला के देखने वाले हैं। लेकिन वास्तव में जब आप कॉपी में लिखोगे तो इसका आंसर जो होगा वो इसके सामने लिखना है, इसका आंसर इसके सामने लिखना है और इसका आंसर इसके सामने लिखना है। यहाँ पर हम बस मिला के बताने वाले हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में या कॉपी में लिखते हो अपनी तो आपको सामने सामने आंसर लिखना है। तो क्रोड क्या है, क्रोड सबसे भीतरी परत होती है। और खनिज क्या होते हैं, खनिज का एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, यानी कि जब ये बनता है तो इसके अंदर कुछ मात्रा में 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, तब जाकर खनिज का निर्माण होता है। और सेल का प्रयोग हम सड़क एवं इमारत बनाने के लिए करते हैं, जो कि ठोस सेलें होती हैं। और साथ ही साथ जो हमारा चिकनी मिट्टी होती है उसका प्रयोग हम स्लेट के रूप में करते हैं, ठीक है। स्लेट में बदल जाती है, जो चिकनी मिट्टी होती है वो जो होती है स्लेट में बदल जाती है। और Cl क्या है, C से सिलिका और L से एल्युमिनियम, तो हमारा यही मिलान होगा। तो बहुत ही सिंपली आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि कारण बताइए, यानी कि इसके अंदर भी हमें क्या करना है कि एक वाक्य दिया जाएगा, वो वाक्य क्यों कहा गया है हमें इसका कारण देना है। तो पहला जो वाक्य है का, उसके अंदर बताया गया कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। अब हमें ये बताना है कि क्यों नहीं जा सकते। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम कि हम पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी के केंद्र का तापमान एवं दाब बहुत अधिक है। तो हम केंद्र में इसलिए नहीं जा सकते। तो देखो आप पृथ्वी का जो केंद्र है कितना ज़्यादा उसका तापमान है, वहाँ पर बिल्कुल आग निकल रही है, तो वहाँ तक जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यहाँ पर इंसान क्या कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, जो भी चीज़ जाती है वहाँ पर पिघल जाती है, इतना ज़्यादा वहाँ का तापमान है, इसीलिए हम पृथ्वी केंद्र तक नहीं जा सकते। तो आपको सिंपली इतना ही लिखना है। खा में जो वाक्य दिया गया है उसके अंदर कह रहा है कि अवसादी सेल अवसाद से बनती है।
अब हमें बताना है कि अवसादी सेल अवसाद से ही कैसे बनती है, ये कैसे बनती है, इसका निर्माण होता कैसे अवसाद से। तो उत्तर में लिखेंगे कि विभिन्न कारणों से, मतलब कई सारे कारण होते हैं कि जो सेल होते हैं छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें अवसाद कहते हैं। जैसे टूटने का कारण हो गया, जैसे अगर वहाँ से बहुत तेज़ी से पानी बह रहा है तो पानी की वजह से टूट सकते हैं, या फिर सर्दी गर्मी की वजह से टूट सकते हैं, या फिर कोई जंगली जानवर वहाँ से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा बार बार तो टूट सकते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं, तो वो टूट टूट के जो जमा हो जाते हैं उन्हीं को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं तथा दबाव पड़ने से कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, जिन्हें अवसादी सेल कहते हैं। तो ये टूट के वहीं पर बिखर गए थे ना, तो ये हवा या जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। जब ये ले जाकर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये दबाव पड़ने पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और एक तरह की सेल बनाते हैं, और उसी सेल को हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। ये हमें बताना है आखिरकार ये चूना पत्थर संगमरमर में कैसे बदलता है। इससे पहले आपको जानना है कि आखिरकार चूना पत्थर कौन सी सेल है और संगमरमर कौन सी सेल है। तो चूना पत्थर है एक अवसादी सेल और संगमरमर है एक कायांतरित सेल। तो हमें पता है कि आग्नेय और अवसादी सेल होते हैं, जब इन पे बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव पड़ता है तो ये किस में बदल जाते हैं, कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। यही होता है चूना पत्थर के साथ। जब ये पहले अवसादी सेल था, जब इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा तो ये कायांतरित सेल में बदल गया। तो यही इसकी प्रक्रिया होती है। अब इसको हमें लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। चूना पत्थर भी अवसादी सेल का उदाहरण है, जो अत्यधिक ताप एवं दाब पड़ने पर संगमरमर में बदल जाता है। तो उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर जो है चूना पत्थर दिया गया है। यहाँ पर चूना पत्थर आप देखोगे ध्यान से तो ये कुछ ज़्यादा भुरभुरा टाइप का है, ठीक है, ऊंचा नीचा है। लेकिन जब इस पर बहुत ज़्यादा ताप पड़ा और ये इसका दबाव पड़ा, इस पर बहुत ज़्यादा इसका तापमान बढ़ गया, तो ये किस में बन गया, संगमरमर में बन गया। तो इसके मुकाबले देखो संगमरमर एकदम चमकीला सा है, चिकना सा है, और बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से एकदम ये प्लेन हो चुका है। आप ध्यान से देखोगे तो एकदम प्लेन हो चुका है, जबकि संगमरमर बहुत ज़्यादा भुरभुरा टाइप का है। तो यही कायांतरित सेल और अवसादी सेलों में उदाहरण होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चूना पत्थर का उदाहरण, ये हो गया हमारा संगमरमर। जो आप चित्र में देख सकते हो कि दोनों में अंतर कितना ज़्यादा है, कायांतरित सेल में और अवसादी सेल में। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ख़त्म। आप इनको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो देखकर अगर नहीं समझ में आता कोई क्वेश्चन तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।